हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो जैसा हमने पहले भी पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, यानी जी हाँ, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमने देखा था। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहाँ एप्लीकेबल था? जब हमारे पास में मल्टीपल चार्जेस थे। इफ़ यू रिमेंबर, हमने मल्टीपल चार्जेस के केस में ये पढ़ा था कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की हेल्प से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमारे पास दो से ज़्यादा चार्जेस थे। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे अफेक्ट होती है जब हमारे पास जो चार्जेस हैं वो मल्टीपल हैं, यानी उनके नंबर ज़्यादा हों। तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे अफेक्ट होती है? जिस तरीके से हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्टडी किया था उसी तरीके से सेम वही रूल, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है दैट इज़ ऑल्सो यू नो दैट इट इज़ अ वेक्टर फील्ड। ये स्केलर फील्ड नहीं है, ये एक वेक्टर फील्ड है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा था कि वो एक वेक्टर था, उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसलिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को हम यूज़ कर सकते हैं टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो आइए हम देखते हैं पहले कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है। So, as you can see, the superposition principle states that the electric field at a point due to several charges, किसी भी पॉइंट पर due to several charges का मतलब है मल्टीपल चार्जेस, is the vector sum। ये इंपॉर्टेंट है ना? इट इज़ वॉट? इट इज़ द वेक्टर सम। ओके, जैसा कि हमने वहाँ पढ़ा था कि ये क्या होता है, वेक्टर सम होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के केस में भी हमने देखा था। उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड भी किसी पॉइंट पर ड्यू टू सेवरल चार्जेस यानी मल्टीपल चार्जेस इज गिवन बाय द वेक्टर सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ईच चार्ज इंडिविजुअली इन द एब्सेंस ऑफ अदर चार्जेस। जिसका मतलब है कि हमें किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हमारे पास में मल्टीपल चार्जेस होते हैं तो उनके, जैसे कि यहाँ मैं बना रहा हूँ Q1, Q2, Q3, ऐसे अगर हमारे पास में चार्जेस हैं तो इस पॉइंट पर Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी पहले वो फाइंड आउट करें, फिर Q2 की क्या होगी वो फाइंड आउट करें। इन दोनों का जो वेक्टर होगा रिजल्टेंट, जिसको हमने किससे फाइंड आउट किया था? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर से फाइंड आउट किया था। इस रिजल्टेंट को आप अगेन, जैसा हमने वहाँ देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के केस में, ये जो चार्ज है ये वाला जो आपने बनाया है ये, और ये जो रिजल्टेंट आया है, अब इन दोनों का हमको रिजल्टेंट लेना होगा। ये बात समझ आई? तो इस तरीके से हर एक इंडिविजुअल चार्जेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ प्रोड्यूस हो रही है उसका वेक्टर सम हम लोग लेते हैं। तो डायग्राम से ये क्लियर हो जाएगा। आइए हम डायग्राम एक बार देख लेते हैं तो आप लोगों को पूरा अच्छे से ये क्लियर हो जाता है। तो इसका डायग्राम देखते हैं। अभी बेसिकली मैंने 4 चार्जेस लिए हैं, तो इन 4 चार्जेस को हम आगे जाके जनरलाइज कर देंगे n नंबर ऑफ चार्जेस के लिए। तो सबसे पहले एक थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको। ओके, तो सबसे पहले अब हम इसमें देखें कि हमारा Q1 चार्ज कहाँ है। हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कितना होगा। तो इसको फाइंड करने का क्या तरीका था आप लोगों को पता है। इस जगह पे आप क्या रख दोगे? एक टेस्ट चार्ज रख देते हो। टेस्ट चार्ज कैसा होता है? टेस्ट चार्ज होता है वेरी स्मॉल यूनिट पॉजिटिव चार्ज। Q0 से इसको रिप्रेजेंट करते हो आप। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय Q0। तो हमने अगर इस P पॉइंट पे Q0 रख दिया तो सबसे पहले हम ये Q1 चार्ज जो ले रहे हैं इसके कारण देखते हैं। तो आप लोग ये देख रहे हैं Q1 के कारण इसको रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी किस डायरेक्शन में होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये है R1P डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ Q1 फ्रॉम P इज R1P, सो इट विल बी एक्टिंग अलॉन्ग R1P बट इट विल बी रिपेलिंग इट। तो ये जो E1 दे रखा है ये है आपका डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q1।
ओके, सिमिलरली Q2 के कारण कहाँ होगा, तो Q2 ये R2P डिस्टेंस पर है, तो ये E2 डायरेक्शन में लग रहा है, आप देख रहे हैं। तो इस तरीके से Q1 E1 डायरेक्शन में, वापस बना लेते हैं, E1 डायरेक्शन में लग रहा है और Q2 E2 डायरेक्शन में लग रहा है। ऑल राइट, अब इसका रिजल्टेंट कहाँ होगा, तो इन दोनों चार्जेस के कारण उसका वेक्टर सम लेना है। तो वेक्टर सम आपको पता है डायगोनल, एक डायगोनल आप यहाँ फॉर्म कर रहे हैं, ये एक डायगोनल कंप्लीट हुआ, ये एक पैरेललोग्राम कंप्लीट हुआ, तो उसका डायगोनल लेना है, तो ये इसका रिजल्टेंट होगा। तो इसको अगर हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करें कि ये है आपका रिजल्टेंट ऑफ E1, ये है E1 और ये है आपका ब्लैक लाइन से जो रिप्रेजेंटेड है E2, इनका रिजल्टेंट ये रिप्रेजेंट हुआ है E12 से रिप्रेजेंट हो रखा है। ऑल राइट, तो इसी तरीके से अब हम अगर Q3 चार्ज लेते हैं, ये Q3 चार्ज मेरा किस जगह पे है, Q3 मेरा यहाँ है, तो Q3 कौन सी डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, R3P डिस्टेंस पर है और इसकी डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स E3। ओके, अब मुझे ये पता है कि E12 जो है वो था रिजल्टेंट ऑफ E1 एंड E2, तो अब मेरे पास में E1 और E2 देखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे देखना है ये रिजल्टेंट E12, ओके, बिकॉज E12 इज इक्वल टू E1 प्लस E2। ऑल राइट, अब ये जो E12 है ये और E3, इन दोनों का रिजल्टेंट कौन सी डायरेक्शन में एक्ट करेगा, तो इसके लिए मुझे अगेन पैरेललोग्राम कंप्लीट करना होगा। तो जो आप यहाँ देख रहे हैं ये डॉटेड लाइन से पैरेललोग्राम कंप्लीट हुआ है, तो ये मेरा पैरेललोग्राम कंप्लीट हुआ, तो इसकी जो डायगोनल होगी वो होगी E12 और E3 का रिजल्टेंट। तो इसे मैंने ये ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया है, आप देख सकते हैं दिस E123 इज व्हाट, E123 रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ E12 एंड E3। अंडरस्टैंड, तो 1, 2 और 3 का आपके पास में रिजल्टेंट आ गया, फाइनली E123 को आप नोटिस करें। अब फोर्थ नंबर वाला चार्ज हमारा कहाँ है, वो है Q4। Q4 के कारण कितना दूर है ये, R4P डिस्टेंस दूर है, ये जो डिस्टेंस है कितनी है, R4P, तो ये किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ये एक्ट करेगा इस डायरेक्शन में, तो ये मेरा कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, E4 हुआ। अब मुझे बाकी जितने भी लाइन्स हैं वो नहीं देखनी, मुझे देखना है 1, 2 और 3 का फाइनली रिजल्टेंट क्या आया था, E123 था। ऑल राइट, तो E123 और E4 इन दोनों का रिजल्टेंट कौन सा होगा, तो अगेन आपको एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये पैरेललोग्राम जब आप ड्रॉ करोगे तो उसकी जो रिजल्टेंट आएगा, जो फाइनली हमारा फाइनल रिजल्टेंट बताएगा, तो ये जो रिजल्टेंट आया है, अगेन इसको वापस ड्रॉ कर लें अपन, तो ये जो आप रिजल्टेंट देख रहे हैं ये E1234, ये आपका फाइनल है, दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द वेक्टर, जिसको हम बोले नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द वेक्टर्स प्रेजेंट। तो ये जो है E123, ये मेरा फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट आता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 1, 2, 3 and 4 number of charges. So if there are n number of charges, what will be my electric field, my electric field should be 1, 2, 3, 4 up to what, up to n। तो ये बेसिकली आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा। अगर ये डायग्राम अगर आपको समझ आ जाता है तो बहुत इजी है अब आगे की थ्योरी को समझना। तो चलिए आगे देखते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 कितना होगा, तो यहाँ आप देखें ये है Q1 एंड द डिस्टेंस ऑफ Q1 फ्रॉम P इज व्हाट, R1P। सो R1P, so the electric field will be equal to what, we know that the electric field is given by K times the charge
डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस ऑफ द चार्ज फ्रॉम दैट पॉइंट, उसका स्क्वायर लेना है. सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू E1 विल बी व्हाट, इट विल बी, ये देखो आप R1P का स्क्वायर K टाइम्स Q1. Q1 इज द चार्ज दैट वी आर टेकिंग एंड व्हाट इज द डायरेक्शन, डायरेक्शन यूनिट वेक्टर R1P की डायरेक्शन में लगता है. ऑल राइट, इसी तरीके से आप E2 को भी फाइंड आउट कर सकते हो. E2 के लिए जो हमारा चार्ज है वो हमने देखा था कि कितना है, Q2. ऑल राइट, सो ये Q2 जो चार्ज है ये आपको लेना है. तो E2 के केस में कितना आएगा, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी है, R2P. सो यहाँ पर मैंने वही लिया है, इट इज़ इक्वल टू व्हाट, R2P. सो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है इतनी, KQ² अपॉन R2P होल स्क्वायर. अब इन दोनों का रिजल्टेंट हमने डायग्राम में बताया था आपको, वो क्या था कि Q1 और Q2 का वेक्टर सम जो उसके डायगोनल से रिप्रेजेंट होता है. तो E1 और E2 का वेक्टर सम हमको देखना है. ये कौन सा लॉ लगा रहे हैं हम, पैरेललोग्राम लॉ. ऑल राइट, तो आगे देखते हैं. सो E1 प्लस E2 is the resultant of E1 and E2 electric field. Similarly, E3 will be the electric field at P due to charge Q3. Due to the charge Q3. ये कितना होगा, KQ3 upon R3P in the direction R3P. All right, आगे बढ़ते हैं. फाइनली जब हम ऐसे करेंगे तो हमारे पास में आएगा the resultant of E12 and E3. E12 क्या है, E12 was E1 plus E2 था, यही था डायगोनल, एंड E3 प्लस E3, तो यू विल गेट द रिजल्टेंट E123. इसी तरीके से अगर हमारे पास में आगे बढ़ते जाएंगे तो हम फाइनली हमें जो मिलता है वो है दैट E1234, that is the resultant of all the four charges is given by E123 plus E4. अब ये जो E123 है ये क्या है, E12 plus E3. E12 कितना था, E12 था E1 plus E2 और E3 ऑलरेडी है, सो प्लस E3. So E123 is nothing but E1 plus E2 plus E3. Therefore, E1234 is nothing but E1 plus E2 plus E3 plus E4. तो अगर इसी प्रोसेस को हम n नंबर ऑफ चार्जेस के लिए बढ़ाएं तो हमारे पास में आता है कि द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू n नंबर ऑफ चार्जेस शुड बी इक्वल टू E1, E2 अप टू वेयर, अप टू En, और ये सब क्या हैं, ये वेक्टर सम है. सो फाइनली हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय, और यही है हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. तो अब इसको देख लेते हैं हम लोग. सो आगे बढ़ें, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. तो हमने यहाँ देखा है, सो इट इज इक्वल टू व्हाट, E1234 which was the total electric field due to 4 charges. It is given by E1 plus E2 plus E3 plus E4. All right. So due to n number of charges, our electric field will be equal to E1 plus E2 plus E3 up to En. और इसको मैं एक आसान तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूं बाय ER. R is what? R is the distance of the point P. Okay. So from where? From the observation point. अगर हमारे पास में ऑब्जर्वेशन पॉइंट क्या होता है, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस का ओरिजिन. सो व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, सो इस E123 अप टू N को आई एम राइटिंग एज ER.
that is the total electric field at that point P. So this is equal to what? This is equal to E1 plus E2 plus E3 up to En. So this is the vector sum of the individual electric fields at point P. So अगर मुझे इसको in terms of summation लिखना है तो I can write it as, here you can see it is E1, E2, E3 and going up to N. So in place of this, all this is what? We are adding this. हम इनको ऐड कर रहे हैं, तो इसको मैं समीशन से रिप्रेजेंट कर देता हूँ. कहाँ से? I की वैल्यू स्टार्ट हो रही है E1, 1 से स्टार्ट हो रही है, और कहाँ तक जा रही है? इट इज़ गोइंग अप टू N, starting from 1 and going up to N. So I equals to 1 going up to N. And what we are adding? We are adding the individual electric fields. So इसकी जगह पे मैंने लिख दिया EI. So EI is representing the electric. तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की हेल्प से हमको मिलती है. समीशन I इक्वल्स टू 1 to N एंड EI. ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से हमने फाइंड आउट किया है. फॉर मल्टीपल चार्जेस याद रखना है आपको. तो जब भी मल्टीपल चार्जेस होंगे हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं. अब इन टर्म्स ऑफ चार्जेस हम इसको कैसे लिख सकते हैं? तो इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता है. आप ये देख रहे हैं E1 को E1 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ KQ1 R1P अपॉन R1P का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, डिस्टेंस का. इसी तरीके से Q2 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये है, और Qn के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ये है. तो इनको अब हम ऐड करते जाएं, तो ऐड करने के बाद फाइनली आप जो देखते हैं वो ये देखते हैं कि K कॉमन है, तो K को आपने कॉमन बाहर ले लिया. फिर आप इन सब की जगह पर बार बार Q1 Q2 और सेम टर्म्स को लिखने की जगह अब हम सम से, क्योंकि इन सब का क्या कर रहे हैं हम? सम. तो अगेन हमने समीशन यूज़ किया है. और कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? आप ये देख रहे हैं 1 से स्टार्ट होके कहाँ तक जा रहा है? N तक जा रहा है. सो I इज इक्वल टू 1 गोइंग अप टू N. देन उसके बाद क्या देखना है? Q1 की जगह पे आप क्या लिख दें? QI. तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. फर्स्ट टर्म में 1 आया है, सेकेंड टर्म में 2 आया है, थर्ड टर्म में 3 आएगा, ऐसे एन टर्म में कितना आ जाएगा? N. सो ये I Q के साथ में आप लगा दें. फिर ये जो 1P आ रहा है, तो जहाँ जहाँ 1 आ रहा है वहाँ आप I लिखते हैं, क्योंकि अगली टर्म में वो 1 क्या बन जा रहा है? 2. तो I इक्वल्स टू 1 से लेके कहाँ तक जा रहा है? N तक. इसी तरह नीचे आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर में R1P है, उसकी जगह पे आपने लिख दिया RIP. सो एक कन्वीनियंट तरीका मिल गया हमको, छोटा सा कन्वीनियंट तरीका हमको ये मिल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू n चार्जेस इज गिवन बाय दिस. अब K की वैल्यू आपको पुट करनी है, तो K की वैल्यू आप सबको पता है 4 पाई एप्सिलॉन होती है किसी भी मीडियम के लिए. ओके, जहाँ एप्सिलॉन क्या है? उसकी परमिटिविटी है. पर अगर ये एयर हो तो उस केस में हमें पता है हम यूज़ करेंगे एप्सिलॉन नॉट. और अब आपको याद रखना है कि इसकी डायरेक्ट वैल्यू कितनी थी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, जो कि K की वैल्यू होती है. इन केस ऑफ वैक्यूम इट वाज 9 × 10⁹ तो जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वैक्यूम के केस के अंदर आप डायरेक्ट ये वैल्यू पुट करें और बाकी सबको आप वेक्टर सम से आप कैलकुलेट करें. सो फाइनली जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आती है इन केस ऑफ वैक्यूम इट इज़ गिवन बाय दिस. इन केस ऑफ मीडियम it will be given by this equation. So this is your superposition principle for the case of electric field when you have multiple number of charges. So thank you friends. आप लोगों को समझ आया होगा. कुछ भी क्वेरी अगर आपके पास में है तो you can ask me. Thank you very much and have a good day.